जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एक बार फिर एबीवीपी और आयसा तलबा तंजीम के धड़ों के दरमियान तसादुम हुआ। एबीवीपी ने इल्जाम लगाया कि जब वो यूनिवर्सिटी में मीटिंग कर रहे थे तो आयसा से ताल्लुक रखने वाले तलबा ने आकर उनके साथ मारपीट की। इल्जाम है कि कई तलबा जख्मी हुए, जिसके बाद जख्मी तलबा का एम्स में इलाज किया गया। मामला 14 नवंबर की रात तकरीबन 10 बजे का है। इस मामले में दिल्ली के वसंत कुंज पुलिस स्टेशन की जानिब से शिकायत की गई है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है, अभी एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, ये पूरा मामला क्या है? देखिए, ये जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कल जिस तरह से देर रात में हंगामा हुआ था, ये मामला कल रात में तकरीबन 9:30 बजे का है, जिस वक्त में एबीपी जो छात्र संगठन है उससे जुड़े हुए तमाम जो लोग हैं, तमाम जो छात्र हैं, वो कल एक कार्यक्रम कर रहे थे। वो बैठ करके आपस में एक बैठक कर रहे थे। इसी दौरान में उन लोगों का आरोप है कि कुछ लोगों के द्वारा, खासतौर पर जो आयसा और जो लेफ्ट विंग से जुड़े हुए जो छात्र संगठन है उसके द्वारा काफी लोग अचानक आए और वहां पर अचानक उस मीटिंग को खत्म करने की बात करने लगे और किसी बात को लेकर हंगामा हुआ। और हंगामा इस कदर बढ़ा कि देखते देखते वहां पर आपस में दोनों के बीच में झड़प हुई। झड़प की वजह से कुछ छात्रों को चोट भी आई है। उसके बाद इस मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय थाने में बकायदा मामला दर्ज करवाया गया और इस मामले में शिकायत दर्ज करवाई गई। तो इस मामले में पुलिस की टीम पहुंची थी और पुलिस की टीम अब इस मामले पर आगे तफ्तीश कर रही है कि किस मसले को लेकर झंझट हुआ था और किस तरह से बकायदा गलती किसकी है। तो आज कहा जा सकता है कि आज जेएनयू के जो छात्र संगठन है, जिसमें कि विशेष तौर पर जो लेफ्ट पार्टी से जुड़े हुए हैं, जो आयसा और दूसरे जो लेफ्ट पार्टी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, आज वो विरोध मार्च भी कर सकते हैं। और इस मामले में औपचारिक तौर पर जानकारी स्थानीय पुलिस को भी दी गई है कि आज वो शाम में आज विरोध मार्च करने वाले हैं। लेकिन जिस तरह से कल ये देर रात में हंगामा हुआ, ये हंगामा देर रात तक तकरीबन 11 से 11:30 बजे तक चलता रहा और उसके बाद जब स्थानीय पुलिस की टीम जब मौके पे पहुंची थी, उसके बाद काफी समझाने के बाद उस मामले को समाधान किया गया। उस मामले पर एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की गई। तो अब कहीं न कहीं कहा जा सकता है पिछले काफी समय से जो छात्र संगठनों के बीच का जो मसला है वो लगभग शांत था। लेकिन कोरोना काल के दौरान जिस तरह से हॉस्टल में छुट्टी थी, बहुत सारे जो छात्र संगठन है और वो अपने अपने घर चले गए थे। लेकिन अब जिस तरह से फिर से चर्चा का केंद्र में जेएनयू आया है और जेएनयू के अंदर में छात्र संगठनों के बीच में जिस तरह से झड़प हुई है, तो इस मामले की तफ्तीश अब विश्वविद्यालय स्तर पर जो अधिकारी हैं, प्रोफेसर हैं, वो भी कर रहे हैं और इसके साथ ही जो पुलिस की टीम है वो भी इस मामले में तफ्तीश में जुट गई है। जी शंकर, ये बताएं कि क्या जेएनयू अथॉरिटीज ने इस हवाले से कोई बयान दिया है और कितने जो स्टूडेंट्स हैं वो जख्मी हुए हैं? देखिए, जेएनयू विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा अब इस मामले की औपचारिक तौर पर जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन जिस तरह से कल रात में झड़प हुई थी, जिस तरह से बकायदा कई छात्र घायल हुए, उन्हें पास के अस्पताल में भी भर्ती कराया गया था, तो उस वक्त में प्रशासन की टीम जरूर मौके पर पहुंची थी और विश्वविद्यालय का जो प्रशासन है उनका कहना था कि इस मामले पर तमाम जो रिपोर्ट जो है हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं कि किस तरह से ये अचानक झंझट हुआ और तकरीबन 100 से ज्यादा जो छात्र हैं वो मौके पे पहुंच करके किस तरह से हंगामा किए थे। तो इस मामले से जुड़े तमाम जो रिपोर्ट है दोनों पक्ष के द्वारा बाकायदा मंगवाया गया है और इस मामले में दोनों पक्ष के नेताओं की का एक स्टेटमेंट रिटन स्टेटमेंट भी बाकायदा मंगवाया गया है कि आखिर किस तरह से हंगामा हुआ और किस तरह से वहां पर कई छात्र आपस में भिड़े हैं और कई लोग घायल हुए हैं। तो इसके रिपोर्ट मंगवाई गई है। तो हो सकता है कि इस मामले में तकरीबन 12 से 1 बजे के बीच में जेएनयू प्रशासन इस मामले में औपचारिक तौर पर स्टेटमेंट जारी कर सकती है। शंकर, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के अमरावती शहर में इतवार को कर्फ्यू में तोसी कर दी गई है। जिले के मजीद 4 शहरों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है और इसके साथ ही अमरावती शहर में जुमे और हफ्ते के दरमियानी शब पथराव के वाकयात के सिलसिले में पुलिस ने तकरीबन 50 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान बीजेपी के मकामी लीडरों ने भी बंद के दौरान एहतजाज किया है। वाजरे त्रिपुरा फसादात के खिलाफ जुमे को रजा अकेडमी की जानिब से महाराष्ट्र में बंद की कॉल दी गई थी और इस दौरान अमरावती, नांदेड़, औरंगाबाद और मालेगांव में पुरतशद्दुद वाकयात पेश आए थे। इसकी मुखालफत में अमरावती में शनिचर के रोज हिंदू तंजीमों ने बंद की कॉल दी थी और एक मखसूस तबके के लोगों की दुकानों को निशाना बनाया था, जिसके बाद इंतजामिया ने फौरी कार्रवाई करते हुए शहर में कर्फ्यू नाफिज करते हुए इंटरनेट खदमात मुअत्तल कर दिए थे।
अमरावती से हमारे नुमाइंदे कमर काजी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमर, अब शहर में किस तरह की सूरत हाल है? जैसे कि आप जुमा के रोज जो है एक रैली निकाली गई थी, एहतजाजी रैली त्रिपुरा और पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद की शान में गुस्ताखी को लेकर। उसके दूसरे दिन जो है रैली जो है रैली के बाद जो है दूसरे दिन बीजेपी और कुछ हिंदू तंजीमों की जानिब से बंद का ऐलान किया गया था, जिसमें धीरे धीरे जो है रफ्ता रफ्ता हालात जो है वो कशीदा होते चले गए। कई दुकानों में तोड़फोड़ की गई, कई मुकामात पर पथराव किया गया और जवाबी कार्रवाई में भी पथराव किया गया। इस तरह के वाकयात आए सामने। उसके बाद जो है पुलिस ने जो है इंतजामिया ने शनिचर की शाम को जो है इंटरनेट जो सर्विसेज है वो पूरी तरह से मुअत्तल कर दी थी और अब जो है धीरे धीरे जगह जगह पुलिस की तैनाती की गई है और मौसर इकदाम उठाए गए हैं इंतजामिया की जानिब से, जिसकी वजह से अभी हालात जो है वो पूरी तरह से काबू में नजर आ रहे हैं। वही कमर, जिस तरह से खबरें आ रही थी कि एक मखसूस तबके के जो दुकानदार हैं उनकी दुकानों को टारगेट किया जा रहा है, उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, इस हवाले से कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं? देखिए, अभी तक कुल तकरीबन 50 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी है और जैसे कि कुछ दुकानों को जो है शनिचर के दिन जो बंद का ऐलान किया गया था कुछ तंजीमों की जानिब से और बीजेपी की जानिब से, उस बंद के दौरान जो है कई शरपसंद अनासिर जो है उस भीड़ में थे, जिन्होंने कई दुकानों को जो है अकलियती तबके की कई दुकानों की तोड़फोड़ की जो चौक चौराहे पर थी और कई दुकानों को जलाया, जिसमें तकरीबन लाखों का नुकसान हुआ है। और अभी धीरे धीरे जो है ऐसे लोगों की गिरफ्तारियां पुलिस शनाख्त करके उनकी गिरफ्तारियां कर रही है। बिल्कुल कमर, बेहद शुक्रिया आपका। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली एनसीआर फजाई आलूदगी मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। दिल्ली हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। आपको बता दें, दिल्ली हुकूमत लॉकडाउन लगाने के लिए तैयार है। जब एनसीआर में लॉकडाउन लगेगा तब ही ये कारगर होगा, दिल्ली हुकूमत का है कहना। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो कि दिल्ली एनसीआर फजाई आलूदगी से जुड़ी हुई ये खबर है। सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। दिल्ली हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। दिल्ली हुकूमत लॉकडाउन लगाने के लिए तैयार है। दिल्ली हुकूमत का कहना है कि जब एनसीआर में लॉकडाउन लगेगा तब ही ये कारगर होगा। दिवाली के मौके से ही हम देख रहे हैं कि दिल्ली में जो है फजाई आलूदगी में इजाफा हुआ है। एयर क्वालिटी जो दिल्ली एनसीआर की है वो खराब सतह पर चल रही है। ऐसे में आपको बता दें कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जहां पर दिल्ली हुकूमत ने हलफनामा दाखिल किया है। दिल्ली हुकूमत लॉकडाउन लगाने के लिए तैयार है। और जब बात करते हैं उन लोगों की जिनको पहले से ही सांस लेने में दिक्कत है, सांस से रिलेटेड कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, उनको मजीद जो है इन दिनों दिल्ली में दिक्कतों का सामना है। वहीं बच्चे बूढ़े मजीद मुश्किलों से दो चार हो रहे हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सुशील जुड़ चुके हैं। सुशील, दिल्ली हुकूमत ने हलफनामा दाखिल किया है। दिल्ली सरकार की तरफ से हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया है प्रदूषण के स्तर को लेकर। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से दाखिल हलफनामे में तमाम चीजें कही गई हैं कि प्रदूषण को रोकने के लिए उनकी तरफ से कदम क्या उठाया गया है। उनकी तरफ से सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी कहा गया है कि जो लॉकडाउन की बात कही गई थी उस पर भी विचार किया जाना चाहिए, लेकिन लॉकडाउन पर विचार तभी हो जब इस मामले में एनसीआर को शामिल किया जाए, क्योंकि अगर एनसीआर में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उस लॉकडाउन का असर नहीं होगा। हालांकि केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार की तारीफ की है और ये कहा है कि दिल्ली सरकार ने समय रहते बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि उन्होंने स्कूलों को बंद कर दिया है, उनकी तरफ से जो सरकारी दफ्तर है उनको भी बंद किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात है जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं उनको भी अभी फिलहाल तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। डीजल जनसेट जो दिल्ली में चलते हैं उनको बंद किया गया है ताकि प्रदूषण पर लगाम लगाया जाए। ऑड इवन की बात भी दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया है कि समय रहते उसकी भी शुरुआत की जाएगी। तो तमाम जो मेजर्स है उसकी जानकारी फिलहाल अभी सुप्रीम कोर्ट में दी जा रही है। केंद्र सरकार से भी ये सवाल किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि आखिर पराली जलाने को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए गए हैं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये जानकारी दी है और ये बताया है कि उन्होंने तमाम जो राज्य सरकारें हैं उनसे इमरजेंसी मीटिंग की है और उस मीटिंग के बाद जो निर्णय निकल के आ रहा है उसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दे रहे हैं कि किस तरीके से फिलहाल प्रदूषण पर लगाम लगाया जा सकता है। केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि बदरपुर का जो प्लांट है उसको नेचुरल गैस से चलाया जाए
उस पूरे मामले को बंद ना किया जाए। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो दिल्ली में बसें चल रही हैं, यानी कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं, उनका किराया 3 गुना बढ़ा देना चाहिए, जिससे जो लोग अपने घरों से निकल रहे हैं अनावश्यक, वो ना निकलें। अगर लोग ज्यादा से ज्यादा अपने घरों में रहेंगे तो निश्चित रूप से प्रदूषण पर लगाम लगाया जाएगा। याचिकाकर्ता की तरफ से यह भी सवाल किया गया कि जो पंजाब में चुनाव हुआ था, उस चुनाव के दौरान प्रदूषण काफी बड़े स्तर पर बढ़ा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी की और ये कहा कि वो राजनीति में राज्यों के नहीं पड़ना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि प्रदूषण की लड़ाई के लिए सभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार एक साथ लड़ाई लड़े, ताकि हम लोगों को स्वस्थ वातावरण मुहैया करा सके। अभी मामले की जो सुनवाई है वो चल रही है। मामले की सुनवाई चल रही है और हुकूमत जो है ये तमाम तर बातें कि किस तरह से पोल्यूशन को रोका जा रहा है, क्या कुछ काम जो है दिल्ली हुकूमत भी कर रही है, इन तमाम तर बातों की जानकारी सुप्रीम कोर्ट में दी जा रही है। बेहद शुक्रिया सुशील आपका। आगे बढ़ते, लखीमपुर सांढे के अहम मुलजिम आशीष मिश्रा समेत 3 मुलजिमीन की जमानत अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत है। इसी दिन कोर्ट में एसआईटी मामले के दोनों मुकदमों की केस डायरी भी पेश करेगी। अब तक मामले में गवाहों के जरिए दिए गए बयानों समेत मुतअद्दिद लैब रिपोर्ट्स भी कोर्ट में पेश किए जाएंगे। वाज़ेह हो कि उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी के तकुनिया इलाके में 3 अक्टूबर को सांढे के दौरान 4 किसानों, 1 सहाफी समेत 8 अफराद हलाक हो गए थे। जिला बहराइच के नानपारा के रहने वाले जगजीत सिंह की तहरीर पर 20 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, जिनमें मरकजी वजीर मुमलिकत के बेटे आशीष मिश्रा भी शामिल है। इस मामले में 13 मुलजिम जेल में हैं। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद यकीनी बनाना कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। गुजरात में एटीएस ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए 6000 करोड़ रुपए पर मुश्तमिल 120 किलो ड्रग्स को जब्त कर लिया। इस मामले में गुजरात के जिला मोरबी में जंजूड़ा देहात से 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। जंजूड़ा देहात नौलखी बंदरगाह से काफी करीब फासले पर है। बताया जा रहा है कि मंशियात समुद्री रास्ते के जरिए पाकिस्तान से गुजरात को रवाना किए गए हैं। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। वाज़ेह है गुज़िश्ता माह भी गुजरात में 9000 करोड़ रुपए पर मुश्तमिल मंशियात जब्त किए गए थे, जिसको दुनिया भर में ड्रग्स का सबसे बड़ा माफिया समझा जाता है। अगर हुकूमत चाहे तो सीबीआई और ईडी के डायरेक्टर अपने ओहदों पर मजीद 5 साल तक बरकरार रह सकते हैं। इतवार को सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद के दस्तखत करदा 2 ऑर्डिनेंसों में अमली तौर पर दोनों एजेंसियों के सरबराहों की मुद्दत मुलाजमत में 5 साल तक तौसी कर दी गई है। दोनों ओहदों की फिलहाल 2 साल की मुद्दत मुकर्रर है। दिल्ली स्पेशल पुलिस एक्ट और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट में तरमीम की गई है, ताकि हुकूमत को यह इख्तियार दिया जाए कि वो दोनों सरबराहों को 1 साल तक अपने ओहदों पर बरकरार रख सके। ये ऑर्डिनेंस ईडी के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा की तौसी शुदा मुद्दत खत्म होने से चंद दिन पहले आया है। मिश्रा 3 साल इस ओहदे पर रहने के बाद 19 नवंबर को इस्तीफा देने वाले हैं। मिश्रा को 19 नवंबर 2018 को ईडी का सरबराह मुकर्रर किया गया था। उनकी मुकर्ररा 2 साला मयाद खत्म होने से चंद दिन पहले सदर जमहूरिया ने 13 नवंबर 2020 को अपने साबिका हुक्म में तरमीम की और मिश्रा को 3 साल की मुद्दत मुलाजमत दी। ऑर्डिनेंस ने अब उनकी मुद्दत मुलाजमत में मजीद तौसी का दरवाजा खोल दिया है। मरकज के इस ऑर्डिनेंस से अपोजिशन बरहम है। अपोजिशन जमातें मरकज के इस इक़दाम को जमहूरियत मुखालिफ करार दे रही हैं। अपोजिशन पहले से मरकज पर ईडी और सीबीआई के गलत इस्तेमाल का इल्जाम लगाती आ रही है। ऐसे में इस ऑर्डिनेंस ने अपोजिशन को मरकज पर सवाल खड़े करने का एक और मौका फराहम कर दिया है। तो साफ साफ तौर पर अफसरों को संदेश देता है कि अगर हमने आपको बनाया है और आप हमारे अनुसार काम करते रहोगे, जो विपक्षी पार्टियां हैं, विपक्षी नेतृत्व है, उसको प्रताड़ित करते रहोगे,
तो आपके कार्यकाल की अवधि साल बर साल बढ़ाई जाएगी। इससे खराब अध्यादेश, इससे गैर कानूनी अध्यादेश कोई नहीं हो सकता। और मेरा यह मानना है कि सारे राजनीतिक दलों को जो भारत के संविधान में विश्वास करते हैं, सामूहिक तौर पर इस अध्यादेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देनी चाहिए। 15 दिन में जब संसद का सत्र शुरू होने वाला था तो इस अध्यादेश का कोई औचित्य नहीं बनता। यह अध्यादेश सिर्फ इसलिए लाया गया है क्योंकि जो उच्चतम न्यायालय की खंडपीठ का फैसला था कि ईडी डायरेक्टर की, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के जो डायरेक्टर है, डायरेक्टरेट के जो डायरेक्टर है, 21 नवंबर 2021 से ज्यादा उनकी कार्यकाल की अवधि ना बढ़ाई जाए, उनको एक्सटेंशन देने के लिए यह अध्यादेश लाया गया है। 14 दिन बाद संसद बैठने वाली थी, क्या इस पर चर्चा नहीं हो सकती थी? अब क्या चाहते हैं, सब कुछ खत्म कर दें? मेरी मर्जी। राजा एक दिन सुबह उठे, उन्होंने तय किया कि अब ये ऐसे होगा, 2 साल के बदले 5 साल का एक्सटेंशन होगा। ऑर्डिनेंस तो आप ऐसे लाते हैं कि फैक्ट्री बन के रह गए आप ऑर्डिनेंस की। थोड़ी चिंता तो देश की होनी चाहिए, संस्थाओं की होनी चाहिए। सारी संस्थाओं का आपने कत्ल करके रख दिया, ज़िबह कर दिया। एक दिन कभी ना कभी आप गुनहगार, आपकी कार्यशैली गुनहगार ठहराई जाएगी। मैं बस हाथ जोड़ के विनती करता हूं, नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बन रही है, तो क्या यह तय कर लिया है कि डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक प्रोसेस, उसको म्यूजियम में रख दिया जाए? ये सबके लिए चिंता का विषय होना चाहिए। It is undemocratic and it is danger to the democracy also, because there is a content, the extension, it is unconstitutional. The CBI and the ED and central government agencies, now BJP is misusing, central government is misusing. They are using the CBI and ED to attack the opposition parties. मरकजी हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस के जरिए ईडी और सीबीआई डायरेक्टरों की मियाद में तौसी कर दी है। टीएमसी लीडर डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट करते हुए लिखा है, 2 हफ्ते बाद पार्लियामेंट के सरमाई इजलास का आगाज होगा, जिसमें अपोजिशन पार्टियां आमरीयत को रोकने के लिए तमाम तर कोशिशें करेंगी। डेरेक ओब्रायन ने लिखा है कि पीएम मोदी और शाह ने पार्लियामेंट का मजाक बनाकर रख दिया है। इस इकदाम का मकसद जांच एजेंसियों में अपनी बोली बोलने वालों को बरकरार रखना है। पार्लिमानी कमेटी बराए खजाना ने क्रिप्टो करेंसी से मुतल्लिक उससे जुड़े तमाम स्टेक होल्डर्स को बातचीत के लिए बुलाया है। इस पर एक अहम इजलास दोपहर 3 बजे होगा। जराये के मुताबिक इसमें क्रिप्टो करेंसी से मुतल्लिक तमाम अहम मसाइल पर बातचीत हो सकती है। वाज़ेह रहे, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की गुज़िश्ता हफ्ते इस पर एक अहम मीटिंग हुई थी। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में मरकजी हुकूमत क्रिप्टो करेंसी से मुतल्लिक एक नया बिल लाने की तैयारी कर रही है, इसीलिए हुकूमत इस पर तेजी से कदम उठा रही है। आपको बताते चले कि ब्रोकर चूजर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में 100 मिलियन से ज्यादा लोगों के पास क्रिप्टो करेंसी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे और बिरसा मुंडा के यौम पैदाइश पर कबायली बरादरी की फलाह बहबूद के लिए कई स्कीमों का इफ्तिताह करेंगे, जिसे मरकज जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर मना रहा है। भोपाल के अपने दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म तज़ीन-ए-नौ के बाद तैयार रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का भी इफ्तिताह करेंगे और मध्य प्रदेश में रेलवे के मुतअद्दिद इक़दामात का आगाज करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर ने एक बयान में कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी रियासी दारुल हुकूमत भोपाल के जम्बूरी मैदान में जनजातीय गौरव दिवस महासम्मेलन में शिरकत करेंगे और मध्य प्रदेश में राशन आपके ग्राम स्कीम का इफ्तिताह करेंगे। तपस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय जननेता और काशी के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं काशी वासियों की ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उन्हीं की काशी में
हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, हृदय से अभिनंदन भी व्यक्त करता हूं। भारत की विरासत का संरक्षण कैसे होना चाहिए, भाइयों बहनों, अगर ये जानना है तो प्रधानमंत्री मोदी जी उसके सबसे जीवंत उदाहरण हैं, जिन्होंने अपने आचार और विचार से वह करके दिखाया है पिछले 7.5 वर्ष के दौरान। याद करिए, एक नहीं अनेक ऐसे उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किए, जैसे योग भारत की सनातन परंपरा का हिस्सा रहा है, हजारों वर्षों से चली आ रही है पद्धति। हमारे ऋषि मुनियों ने इस जीव और जगत को देख करके लोक मंगल के लिए, आरोग्यता के लिए और इस चराचर जगत के रहस्यों को जानने के लिए जिस एक पद्धति का विकास किया था, आध्यात्मिक इस पद्धति को हमने योग का नाम दिया। लेकिन योग हम भारत में ही भूल गए थे। वाराणसी में एक प्रोग्राम से वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ खिताब कर रहे थे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।